भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साथ में स्थापना का उद्देश्य, संस्थापक और शुरुआत का जो अधिवेशन था, उस सभी चीजों को हम लोग क्लास में कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए 3 चरणों में विभाजित किया गया था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण जो था 1885 से लेके 1905 का था, जिसको कि उदारवादी चरण के नाम से जाना गया था, उदारवादी चरण। द्वितीय चरण जो था 1905 से लेके 1920 ईस्वी का था। इस चरण को हम लोग बोले थे उग्रवादी चरण। इस चरण में ज्यादातर गरम दल के जो नेता थे, जिसमें से क्या आएगा, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, है ना, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री नहीं है उस समय लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल के नाम से। इसके अलावा अरविंद घोष, ये सब जो है उग्रवादी नेता यानी कि गरम दल के नेता, उनका वर्चस्व रहेगा। उसके बाद 1920 के आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 1920 से लेकर 1947 के बीच का जो टाइम है, इसमें गांधी की भूमिका होगा, जिसको कि हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के को आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए 3 चरण हुआ, है ना। इसी में हम लोग पढ़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके पहले, स्थापना के पहले 1599 में पढ़े थे। लंदन की 1599 में लंदन की एक कंपनी था, और इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, है ना। इस कंपनी को भारत भेजा गया था। भारत ने एशिया के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का व्यापार करने के लिए भेजा गया था, लाइसेंस देकर। कितने वर्षों के लिए? 15। और फाइनली 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, जिसको कि अब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, इसी को पहले कहा जाता था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत आए थे, और इसको 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार यानी कि व्यापार करने का अधिकार देकर भेजा था इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया। कितने वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए? 15 वर्षों। और इनको जो व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, किसके द्वारा? इंग्लैंड की महारानी का क्या नाम था उस समय? एलिजाबेथ, है ना। कितने वर्षों का व्यापार करने का अधिकार दिया गया था? 15 वर्षों का। और इस तरह से जब वो भारत में आए, व्यापार करने के लिए आए भारत में, लेकिन भारत में व्यापार करने के साथ साथ में उन्होंने युद्ध किया था। पहला ही युद्ध किया था, जिसको कि हम लोग पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। और पराजित ही नहीं किया था, बल्कि बंगाल के अंदर में पूरी तरह से मुक्त, फ्री में, है ना, मुक्त में व्यापारिक अधिकार जमा लिया था। ये तो पहला ही। और इसी समय बंगाल के अंदर में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की भी स्थापना हुई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1757 में, जिस समय की पलासी का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद भारत में एक तरह से औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी अंग्रेजों ने, है ना। और ये औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का जो स्थापना किया था, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? शोषण करना, जितना ज्यादा से ज्यादा लूट करके यहाँ से लेकर जाना। और इस शोषण के विरोध में कई विद्रोह हुए। और इस प्रतिक्रिया में सबसे बड़ा अगर कोई विद्रोह हुआ तो वो 1857 की क्रांति। 1857 का जो क्रांति हुआ था, इस क्रांति को भले अंग्रेज सरकार ने दबा दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार को भी इस क्रांति के बाद डर अंदर से शुरू हो गया कि कहीं इससे हो सकता है कि बड़ा आंदोलन हो जाए, बड़ा विद्रोह हो जाए, और अंततः हम लोगों को छोड़ के यहाँ से भागना पड़ जाए। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने भारत में जो कंपनी रूल चल रहा था, इस कंपनी रूल को समाप्त कर दिया, और इसके स्थान पे क्राउन रूल लाया। यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम, एक अधिनियम आया था जिसको कि 1858 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी रूल को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस कंपनी रूल के स्थान पे भारत में जो लाया गया, वो लाया गया क्राउन रूल। और इसी क्राउन रूल के साथ साथ में क्राउन रूल के साथ ही भारत में एक नए पद का सृजन हुआ। वो पद है भारत सचिव का, है ना।
भारत सचिव का एक नए पद का सृजन हुआ। इतना तो देखे थे। और इसके साथ में जब यहाँ पर अपनी बेसिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी 1857 में, तो उन्होंने, अंग्रेज सरकार ने अपनी लैंग्वेज को, है ना, यहाँ के लोगों के लिए आसान बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, अंग्रेजी भाषा का माध्यम, शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का माध्यम की शुरुआत किस वर्ष हुई? हम लोग पढ़े थे 1835 में। और साथ साथ में कनेक्टिविटी के लिए, एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने के लिए भारत में रेलवे की शुरुआत करवाया। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, है ना। भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को। और ये रेलगाड़ी जो चलाई गई थी कहाँ से कहाँ के बीच? मुंबई से थाने के बीच में। दूरी था 34 किलोमीटर और रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और भारत में ये रेलगाड़ी चलवाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। इस तरह से भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ। इसके बाद आगे की बात करें तो हम लोग भारत में एक तरफ में तो इस तरह से अंग्रेज सरकार ने कनेक्टिविटी के लिए, अपने भाषा को आसान बनाने के लिए इस तरह का काम किया। दूसरी तरफ में यहाँ जितने भी क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने अपनी बातों को रखने के लिए एक संगठन बनाया था जिसको कि हम लोग बोलते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसी का दूसरा नाम है जमींदारी संगठन। और ये जमींदारी संगठन जो था ना, भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन था। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन का क्या नाम था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में बंगाल में किया गया था, है ना। भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन का क्या नाम है? लैंड होल्डर सोसाइटी, या इसी का दूसरा नाम है जमींदारी संगठन। इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? 1838 में। कहां पर होती है? बंगाल में। इसके संस्थापक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर। और इनके सहयोगी जो थे राधाकांत थे, साथ में काली कृष्ण थे, और इनके साथ में प्रसन्न कुमार टैगोर थे। ये 3 लोगों ने इसमें सहयोग किया था। प्रश्न आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में बंगाल में किसके द्वारा किया गया था? द्वारिकानाथ टैगोर। इनके सहयोगी कौन थे? राधाकांत और काली कृष्ण और प्रसन्न कुमार टैगोर। इस तरह से भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन की स्थापना होती है। बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन था, भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और आगे की बात करें तो आगे हम लोग पढ़े थे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी का नामकरण किया गया था, नाम दिया गया था, है ना। जो लंदन का एक कंपनी आया था 31 दिसंबर 1600 को, इस कंपनी का नामकरण जो किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया था। कब? किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का अर्थ जो है, कांग्रेस एक तरह से संस्था है, और ये संस्था बनाई गई थी नीतियों पर विचार विमर्श के लिए, है ना। कांग्रेस की स्थापना क्यों किया गया था? नीतियों पर विचार विमर्श के लिए। कांग्रेस किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम, जिस समय कांग्रेस की स्थापना होती है तो कांग्रेस उस समय इसका नाम नहीं था, उस समय था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदलने का श्रेय जो जाता है वो दादा भाई नेहरूजी को जाता है। दादा भाई नेहरूजी के ही सुझाव पर ये भारतीय राष्ट्रीय संघ को बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था, है ना। तो यहाँ से भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का नामकरण किसने किया है? दादा भाई नेहरूजी। कांग्रेस का नामकरण का श्रेय जाता है दादा भाई नेहरूजी को। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था, यानी एलन एक्टोबियन ह्यूम ने, जो कि सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे, है ना। इसी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी कांग्रेस की स्थापना किया गया था। लेकिन कांग्रेस नहीं था उस समय, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में इसका नामकरण किया गया था। जिस समय कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय। ये जो गवर्नर जनरल थे ना, इसी गवर्नर जनरल को बाद में 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद जो है, ये भारत के जो गवर्नर जनरल होंगे तो इस गवर्नर जनरल के नाम को हटा दिया, यानी पद को हटा दिया गया, और इसी के स्थान पर लाया वायसराय।
इस तरह से भारत के जो पहले वायसराय हुए वो लॉर्ड कैनिंग हुए थे। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और साथ में एक नए पदों का सृजन किया भारत सचिव का, और इस तरह से भारत के पहले भारत सचिव बने एडवर्ड स्टेनले। याद रखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है। भारत के पहले भारत सचिव कौन बने थे? एडवर्ड स्टेनले। और ये भारत सचिव के पद का सृजन जो किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसी भारत के 1858 के भारत शासन अधिनियम जो आया, इसी के द्वारा ये जो भारत में पहले चलता था कंपनी रूल, इसको समाप्त कर दिया और इसी के स्थान पे क्राउन रूल को लाया। और इसके बाद जो है भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इस गवर्नर जनरल को हटा दिया और इसके स्थान पे लाया भारत का वायसराय। और इस तरह से भारत के पहले वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग, और भारत के पहले भारत सचिव जो हुए वो हुए एडवर्ड स्टेनले, है ना। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस पर। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। साथ साथ में हम लोगों को ध्यान रखना है, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा गया। कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन थे, ध्यान रखिएगा। और यहां से ये दूसरा प्रश्न बनेगा, ग्लैडस्टोन का संबंध किस राजनीतिक दल से? तो हम लोग करेंगे आंसर उदारवादी दल या लिबरल पार्टी, है ना, लिबरल पार्टी। प्रश्न पूछा जाएगा कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी, यानी किस पार्टी की सरकार थी? तो हम लोग आंसर करेंगे उदारवादी पार्टी रहेगा तो इसको करेंगे, या लिबरल पार्टी रहेगा तो लिबरल। जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर हमको लोग को करना है। एक प्रश्न आता है कि भारत के पहले भारत सचिव एडवर्ड स्टेनले, इसको तो हम लोग देख लिए। प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न जो आता है, क्या जरूरत है कि कांग्रेस की स्थापना किया जाए? क्या जरूरत था कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था? इसके पहले जिस समय स्थापना हुई थी 1885 में, इसके पहले कुछ दिन पहले यानी 1877-78 की बात करें तो इस समय भारत के जो 77-78 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लीटन। कौन थे? लॉर्ड लीटन। और इस लॉर्ड लीटन के शासनकाल को महाविस्फोटक कहा जाता है, शासनकाल। यहाँ से भी प्रश्न सीधा पूछता है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल को महाविस्फोटक माना जाता है? लॉर्ड लीटन। क्यों महाविस्फोटक माना जाता है? इसलिए माना जाता है महाविस्फोटक कि लॉर्ड लीटन के समय में इसकी जो खराब नीतियां था, और इस खराब नीति के अंदर क्या क्या था तो ध्यान रखिएगा। खराब नीति सबसे पहले 1877 में भारत में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। एक तरफ में जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे थे लॉर्ड लीटन ने, दूसरी तरफ में भारत के अंदर में अकाल पड़ा हुआ था, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, और दूसरी तरफ में लॉर्ड लीटन ने जरूरत से ज्यादा पैसे को खर्च कर रहा था, पानी की तरह बहा रहा था, है ना। ये खराब नीतियां था उसका। दूसरा खराब नीति की बात करें तो उन्होंने आईसीएस की परीक्षा के लिए उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दिया था, कि जो जिसका मैक्सिमम उम्र हो 19 वर्ष वही भर सकता था। लेकिन पहले कितना था? 21 वर्ष। 21 वर्ष से 19 वर्ष किया था लॉर्ड लीटन ने अधिकतम। और साथ साथ में 1878 ईस्वी में ही लॉर्ड लीटन के ही शासनकाल में लॉर्ड लीटन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, है ना। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के साथ साथ में उन्होंने एक आर्म्स एक्ट भी लाया था। आर्म्स एक्ट यानी शस्त्र अधिनियम, है ना। तो ये सारे चीजों को देखते हुए ये जितने भी काम किए थे वो सारा का सारा काम असंतोष की भावना को फैलाने के लिए भारत के लोगों में किया था। इसलिए इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? महाविस्फोटक। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में महाविस्फोटक माना जाता है? तो आंसर क्या करेंगे? लॉर्ड लीटन। अगला प्रश्न पूछेगा उसी से कि भारत में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष हुआ था? भारत में पहला जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ वो 1877 में हुआ था, है ना। इस तरह से कुल मिला के भारत के अंदर में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। पहली बार हुआ 1877 में, दूसरी बार हुआ 1903 में, और तीसरी बार जो हुआ था 1911 में। 1911 वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछता है। 1911 का जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, इस दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के महारानी जो जॉर्ज कौन थे?
जॉर्ज पंचम, और उसके साथ में उसकी पत्नी भी आई थी मेरी, है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद प्रश्न आपको पूछा जाएगा, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये दूसरा इसी में प्रश्न पूछा जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा किस पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी? अमृत बाजार पत्रिका। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आर्म्स एक्ट किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। आर्म्स एक्ट किस वर्ष लाया गया? 1878 में। लॉर्ड लिटन के असंतोष की नीति को समाप्त करने के लिए, एक मंच बनाने के लिए, इन सभी चीजों को एकत्रित करने के लिए एक संगठन की जरूरत थी, और यही संगठन बनाया गया था कांग्रेस, है ना। यही एक मंच तैयार किया था जिसका नाम है कांग्रेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन। वैसे ये सारा चीज पढ़ लिए हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पे जरूरी था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था, है ना। कहां पर किया गया था? तो मुंबई के अंदर में ग्वालियर टैंक मैदान है, इसी के आसपास में एक महाविद्यालय था। इस महाविद्यालय का नाम है तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। लेकिन पहला अधिवेशन जो प्रस्तावित था, ये कहां पर था? पुणे में। पुणे में प्लेग आया, जिसके कारण कि स्थान को रिप्लेस किया, और रिप्लेस करके कहां पर लाया? महाराष्ट्र में, यानी मुंबई में। और मुंबई में ही 28 से 31 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? वोमेश चंद्र बनर्जी ने। और वोमेश चंद्र बनर्जी जो थे, एक बंगाली थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कहां पर? मुंबई में। और इस अधिवेशन में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? यानी 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें मुंबई प्रांत से 38 थे, संयुक्त प्रांत से 7 थे, मद्रास प्रांत से 21 था, पंजाब प्रांत से 3 था, और बंगाल प्रांत से 3 था। कुल प्रतिनिधियों की संख्या 72 था। साथ साथ में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या भी पूछा जाता है, तो मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 था। सीधा एग्जाम में अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न देखने के लिए मिला था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72। उसमें भी अलग अलग प्रांत से अलग अलग लोगों की संख्या था। मुंबई प्रांत से सबसे ज्यादा जो था वो मुंबई प्रांत में ही था, 38। उसके बाद संयुक्त प्रांत से 7 था, मद्रास प्रांत से 21 था, पंजाब प्रांत से 3 था, बंगाल प्रांत से 3 था। मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 था। एक बढ़िया सवाल आता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुए थे? उसमें से बड़ा नाम आता है, जो आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब दूसरी बात है कि अगर हम लोग बात कर लें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्यों शामिल नहीं हुए? शामिल इसलिए नहीं हुए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्यों नहीं शामिल? तो एक इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन था, इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन एक संगठन है। इस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876। इसी इंडियन एसोसिएशन का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1883 में हुआ था, है ना। इसी इंडियन एसोसिएशन के अंदर पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस किस वर्ष हुआ था? 1883 में। और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1885 में हुआ, और दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जो कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही कर रहे थे। इसी कॉन्फ्रेंस में, दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिजी थे, जिस कारण की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। तो ध्यान रखिएगा क्यों नहीं शामिल हुए थे। तो एक संगठन था जिसका नाम हम लोग देखें, इंडियन एसोसिएशन नामक एक संगठन था। इसका स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1876। और इस इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन के अंदर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। पहला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी वो 1883 में, है ना, कहां पर? कलकत्ता में। और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई वो 1885 में, और ये भी कलकत्ता में ही बुलाया गया था। दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसी दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिजी थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसके कारण की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे, है ना। एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा, कांग्रेस के स्थापना से ही
उसी समय से, जिस समय स्थापना हुई उसी समय से एक इसके विरोधी नेता थे जिसका नाम है सर सैयद अहमद खान। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इसके विरोधी कौन रहे थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को ऐसा लगता था कि अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों को जो सुविधा दी जाएगी, ये जो कांग्रेस की स्थापना और इससे सुविधा मुस्लिमों की बंद कर दी जाएगी, इसीलिए ऐसा लगता था। इसी उद्देश्य से शुरुआत से ही सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के विरोधी नेता रहे और विरोध करते हुए उन्होंने 2 संगठन भी बना दिया। पहला संगठन जो बनाया, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने कब किया था? 1886 में। एक तरफ में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, दूसरी तरफ 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करता है सर सैयद अहमद खान ने। इसका उद्देश्य क्या था? सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना किया, इसका उद्देश्य था जितने भी शिक्षित मुसलमान हैं वो सभी शिक्षित मुसलमान इस मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरा संगठन बनाया इन्होंने 1888 में। सर सैयद अहमद खान ने दूसरा संगठन बनाया, दूसरे संगठन का नाम है इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, है ना। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इसी को बोला जाता है भारतीय राजभक्त सभा। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय राजभक्त सभा, जिसको कि इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन बोला जाता है, इसकी स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। कब? 1888 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के विरोधी नेताओं को एक मंच पर लाना। कांग्रेस के विरोधी नेताओं को एक मंच पे लाना, यानी कांग्रेस के जितने भी विरोधी हैं उन सभी विरोधियों को इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन से जोड़ना। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरुआत से ही विरोधी रहे थे और विरोध करते हुए भी उन्होंने 2 संगठन बनाया था। एक मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना 1886 में किया। दूसरा संगठन बनाया इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इसी को बोला जाता है भारतीय राजभक्त सभा। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1888 में। दोनों ही संगठन सर सैयद अहमद खान के द्वारा कांग्रेस के विरोध में किया गया था। तो इस तरह से ये पहला हम लोग अधिवेशन देखे, आगे अगले दिन देखेंगे।